चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 5 नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पीछे के चैप्टर्स एक बार जाकर देख लीजिए, ताकि आपको चल जाए पता कि इन चैप्टर्स में कनेक्शन क्या है, कहानी क्या चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ आपको। चैप्टर 4 का हमने बात की थी भाई सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की। उसमें हमने बात की थी कि भाई एक ही महाशक्ति थी अमेरिका, जिसका वर्चस्व पूरी दुनिया पे था। तो इनसे मुकाबला करने के लिए जो विकासशील देश थे, ठीक है, और जो विकसित देश थे, इन लोगों ने मिलके कई संस्थाएं बनाई। बताया था आपको, ब्रिक्स बनाया था, आसियान बनाया था, ताकि ये नाटो जैसी बड़ी संस्थाओं का मुकाबला कर सकें और पश्चिमी देशों के जो असर है उसको कम कर सके और अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में उभार सके। ठीक है, चलिए तो चैप्टर वहीं से शुरू होता है और हम बात करेंगे इस बार एशिया पार्ट की, यानी एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप की बात करेंगे और बात करेंगे दक्षिण एशिया की, जिसमें भाई हमारा प्यारा भारत भी आता है और लगभग 8 कंट्रीज, 7 से 8 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। मेनली है तो काफी सारी, बट जो मेन कंट्रीज हैं वही यही हैं भाई। तो बात करेंगे जरा कौन कौन सी कंट्री है। उसमें इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ये सब देश आते हैं इसके अंदर। अभी पढ़ेंगे इन सब के बारे में वन बाय वन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर को और बात करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, मेनली इसमें हम भारत और इन 7-8 देश के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई देश कैसे बने, ठीक है, और उनके भारत के साथ संबंध कैसे हैं। ठीक है, और इसमें हम जो लास्ट चैप्टर में थोड़ी सी बात हमने की थी बांग्लादेश युद्ध की, उसको भी हम थोड़ा सा खोल कर रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा था और सरकार तब से लेकर अब तक में कैसी रही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 5। आइए, कह रहा है भाई इसमें जो आप देख रहे हैं कुल मिला के 8 देश आते हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। बात करें अगर इनकी लोकेशन आप देखें मैप में, तो मैंने आपको मैप दिखा रखा है ताकि आप इसकी लोकेशंस को अच्छे से देख पाएं। एक बार जरा देख लेते हैं इनकी लोकेशंस को। चलिए तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, पूरी बाउंड्री देखिए, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका। जरा देखिए आप, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के बनने से पहले देखो, बांग्लादेश भी क्या था पहले, पाकिस्तान था। ठीक है, देखो एक पार्ट इसका इधर है और एक पार्ट इसका इधर है। इसको याद रखना, जब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ना आपको तब बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये 8 देश हैं जिनके बारे में चैप्टर में पढ़ना है और भारत के साथ क्या संबंध है उनके बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या क्या बात करेंगे? बात करेंगे इनके भौगोलिक स्थितियों की, ठीक है, और बात करेंगे इनकी राजनीतिक स्थितियों की बात करेंगे चैप्टर के अंदर। आइए, कह रहा है भौगोलिक स्थिति बात करते हैं। देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है हमारा, ठीक है, और इसी के बाद बात करेंगे इसको बेस रखकर। कह रहा इस क्षेत्र में उत्तर में हिमालय की श्रृंखला, देखो यहाँ पे क्या है, हिमालय की श्रृंखला है। ठीक है, ओके, और दक्षिण में क्या है भाई, हिंद महासागर, आप देख पा रहे हो। ठीक, ये क्या है, हिंद महासागर सारा। ठीक है, और पूर्व में क्या है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है भाई इस पार्ट पे। ठीक, और यहाँ पे क्या है, पश्चिम में आपका अरब सागर है, आपको दिख रहा है पूरा ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है इन विभिन्नताओं की वजह से यह क्षेत्र सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, बहुत ज्यादा भिन्न है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी संस्कृति भी बहुत भिन्न है और सामाजिक विभिन्नताएं बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी हम एशियाई देश आपस में सहयोग करते हैं और मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं, अच्छा इसमें क्या है, सभी देश क्या करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। अच्छा देखो जरा, कह रहा सभी देश लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और देशों की राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं है। मतलब किसी भी देश की जो राजनीतिक प्रणाली है स्थिर नहीं है। आप इंडिया की भी देख लो, हर 5 साल में बदलती ही रहती है। पाकिस्तान का भी वही हाल है, श्रीलंका का भी वही हाल है। मतलब इनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है, स्थिर नहीं है। कह रहे भारत और श्रीलंका आजादी के बाद लोकतंत्र कायम रखने में सफल रहे। मात्र 2 ही देश हैं जो अपने आजाद होने के बाद लोकतंत्र कायम रख सके हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य दोनों तरह का शासन रहा है। ठीक है, समय समय पर इनके शासन बदलते रहे हैं। कभी ये लोकतंत्र ले आते हैं और कभी ये इनका सैन्य तंत्र आता है। मतलब सेना करती है, कब्जा कर लेती है
और अपने हिसाब से चलने लगती है। पाकिस्तान में तो ये बहुत हुआ है, बांग्लादेश में 1-2 बार ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में तो ज़्यादातर सैनिक प्रभाव ही चलता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि भाई बांग्लादेश की जो सरकार है वो जो उनके सैनिक हैं यानी उनकी जो आर्मी है उनके सामने कमज़ोर पड़ती है और जब चाहे उन्हें हटा देती है उनकी आर्मी। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेपाल में 2006 तक संविधान राजतंत्र था और फिर लोकतंत्र आया। मतलब वहां पे था क्या 2006 से पहले था संवैधानिक राजतंत्र। मतलब क्या होता है, राजा भी होगा उसके अंदर। देखो संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि राजा भी होता है और संविधान भी होता है, दोनों होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। क्लियर, क्या होता है, दोनों का मिक्सचर। मतलब राजा तो होगा, राजा ने संविधान बनाया होगा, उस हिसाब से देश चलेगा। और 2006 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया और तब से लेके नेपाल में लोकतंत्र ही है। ठीक है, चलिए पता ना आपको नेपाल और भारत का काफी अच्छे रिलेशन है और यहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, आप उठाओ और पहुंच जाओ एक आईडी प्रूफ लेके अपना। ठीक है, और घूमो नेपाल और दोस्तों से कहो भाई मैं तो फॉरेन घूम के आया हूँ। ठीक है, चलिए बात करेंगे मालदीव की। 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ पर लोकतंत्र है। सल्तनत क्या होता है भाई, किसी राजा का एक मतलब कह लो एक राज्य है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि आपने सुना होगा पीछे कि भाई मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य का में क्या है, जितने भी राज्य थे क्या थे, एक तरह के सल्तनत हुआ करते थे उनके। ठीक है, एक पार्ट कह लो। ठीक है, किसी साम्राज्य का एक पार्ट कह सकते हो। क्लियर, चलिए बात करते हैं। अच्छा भाई, इन देशों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हैं, जरा इन समस्याओं को देख लेते हैं फटाफट और बात करेंगे। तो भाई पहला जो बड़ा समस्या है इन सभी का वो क्या है भाई, सीमा का विवाद। क्या है भाई दोस्तों, सीमा का विवाद सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए। दूसरा है नदी जल विवाद, तीसरा है विद्रोह। ठीक है, और बात करते हैं अगला है जातीय संघर्ष और खराब आर्थिक स्थिति। मतलब ये सारे जो है ना कि बड़े विवाद हैं दक्षिण एशिया देशों के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा तो बात होती है सीमा विवाद पे कि भाई आए दिन लड़ते रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ सीमा विवाद को लेके होता रहता है। खासकर चाइना के साथ तो काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, न्यूज में हमेशा रहता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। दूसरा जल विवाद भी बहुत है, पानी के लिए लड़ाई काफी ज्यादा होती है और यहाँ पे विद्रोह भी ढेर सारे होते हैं। ठीक है, जैसे हर देश के अपने अपने विद्रोह होते हैं। ठीक है, और जातीय संघर्ष तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है हमारे में भारत में कितना जातिवाद है। ठीक है, सारा काम जातिवाद पर ही होता है। ठीक है, अगला है इनकी आर्थिक स्थिति भी क्या है, खराब है। मतलब काफी गरीबी है इन देशों में, इनकी जो इकोनॉमी है बहुत डेवलप नहीं है। इंडिया की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, इंडिया की तो अच्छी खासी डेवलप इकोनॉमी है सबसे लेकिन बाकी जो देश है इनकी थोड़ी सी इकोनॉमी क्या है, कमजोर सी है और इंडिया को भी अभी काफी डेवलप करने की जरूरत है। चलिए जरा बात करते हैं, कह रहा है। अच्छा, बात करेंगे सबसे पहले हम पाकिस्तान की। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं हम पाकिस्तान की। आइए, कह रहा है आजादी के बाद अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में सैन्य शासन आया। क्या हो भाई, सबसे पहले जब पाकिस्तान आजाद हुआ, कब आजाद हुआ भाई, 1947 में आजाद हुआ था, पता है आपको। तो क्या है, अयूब खान के नेतृत्व में कैसे सरकार आई भाई, सैन्य शासन, लोकतांत्रिक नहीं थी भाई, कैसी थी, सैन्य शासन वाली थी। बात समझे। हाँ, अब आगे बात करते हैं। जनता की जो नाराजगी थी क्या भाई की वजह से जनरल याहिया खान, कौन थे भाई, जनरल याहिया खान ने अयूब खान का तख्ता पलट कर दिया। हाँ, पाकिस्तान और तख्ता पलट इन दोनों का ना, इन दोनों वर्ड्स का ना बहुत ज्यादा संबंध रहा है। आप ये अभी देखोगे, मैं दिखा दूंगा आपको कि यहाँ पे ना कोई भी सरकार कांस्टेंट होकर काम कर ही नहीं पाई है। आती है तख्ता पलट होकर दूसरा आता है, फिर आया फिर किसी और तख्ता पलट कर दिया। मतलब इनका तख्ता पलट वाला खेल बहुत चलता रहता है। ठीक है, और खुद का शासन में आ गए। अच्छा, क्या हुआ भाई, आजादी के बाद कौन आए थे, अयूब खान आए थे और क्या सरकार थी, सैन्य शासन वाली। ठीक है, उसके बाद कौन आए, याहिया खान आए, तख्ता पलट किया और खुद का शासन बनाया। ठीक है, और 1971 में बांग्लादेश संकट, बताया ना बांग्लादेश वॉर हुई थी, अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे डेप्थ में। ठीक है, के बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार आई। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश में पहली बार क्या हुआ, लोकतांत्रिक सरकार बनी। यह सरकार 1997 तक चली, 77 तक चली और बाद में जिया उल हक ने सरकार का तख्ता पलट किया और फिर से पाकिस्तान में सैन्य शासन आ गया। देख रहे हो कितनी स्पीड से पलट रही है। ठीक है, कह रहा 1982 में पाकिस्तान में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन होने लगे और 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनी। ठीक है, ध्यान देना। और उसके बाद कह रहा है यह सरकार भी लंबे समय तक
चल नहीं सकी और 1999 में क्या हुआ, एक बार फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ की सत्ता पर कब्जा कर लिया। और ये उस समय जनरल हुआ करते थे पाकिस्तान आर्मी के, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी की पावर का इस्तेमाल करते हुए इनका तख्ता पलट कर दिया और जाकर बैठ गए। चलिए, अच्छा बात करें कि यहाँ पे भाई लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था। तो देखो यार, कई सारे मल्टीपल फैक्टर थे। मैं बात करता हूँ कि मल्टीपल फैक्टर्स की। देखो पहला भाई, यहाँ के जो धर्मगुरु हैं, क्या है भाई, जो धर्मगुरु हैं इनका काफी चर्चा है और मतलब काफी बोलबाला है, लोग इनकी काफी बात मानते हैं, तो जिससे इनको काफी दिक्कत हो रही है। और सेना और भूस्वामी जो सैनिक लोग हैं और जो क्या है यहाँ के जमींदार हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। दूसरा है भारत के नाम पर डरा के सेना का शासन में आ जाना। मतलब पाकिस्तान के पास ना कोई मुद्दा नहीं होता कि भाई भारत हम पे हमला करने वाला है, भारत ये करने वाला है। मतलब पाकिस्तान के क्या कहना ना कि रोजी रोटी चलती है तो भारत के दम पे चलती है। वहाँ के जितने भी अब तक में शासन में आए हैं, सबने एक ही रट आजमाई है कि भारत हमला करेगा, बाहर से आगे निकलना है। मतलब भारत के नाम पे ही पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको तुम ऐसा कह सकते हो। और वहाँ की जनता भी इसी तरह से बातें करती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन वो क्या करती है, उनको मतलब पता ही नहीं है भारत के बारे में। भाई भारत क्यों हमला करेगा, भारत के पास क्या है, भारत कभी भी आज तक पहले हमला नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके पास एक ही राग होता है, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा। इस तरह से ये लोग शासन अपने कंट्रोल में रखते हैं और लोगों को दिखता अच्छा भारत हमला कर रहा है, भारत हमला कर रहा है। भारत किसी पे हमला नहीं करता, ठीक है। ज्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन, मतलब जो पाकिस्तान में जो संगठन है ना, वो कहते हैं भाई सैन्य शासन ही बेस्ट है। मतलब सैनिक ही क्या करेंगे, यानी आर्मी क्या करेगी, देश पे रूल करेगी, ठीक है। और पाकिस्तान को ना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है बड़ी खराब है। अभी आपको देखने को मिला, अभी 10-15 दिन पहले जब क्या आया, भूकंप आया था, कहाँ पे, सीरिया में। तो क्या किया इन्होंने मदद भेजने की जगह इनके जो प्रधानमंत्री थे कह रहे मैं जाके देख के आऊंगा, ठीक है। तो भैया उन्होंने कर दिया मना कि तुम मत आओ और उनकी बेइज्जती हो गई। तो इनकी जो डिप्लोमेट्स है ना वो भी अच्छे नहीं है और इनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है। और अन्य देश करते हैं इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें कोई भी अब तक का मतलब कह लो कि स्टेबल सरकार बनी नहीं है और लोगों को बस अपना फायदा दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ के जो पॉलिटिशियन है उनको भी और जो बाकी कंट्रीज हैं वो उनका फायदा उठाती हैं। किस तरह, अन्य देश द्वारा अपने फायदे के लिए सैन्य शासन का समर्थन करना, ठीक है। और भ्रष्ट राजनीतिक दल, ये तो यार बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में नहीं, ये तो खैर हर जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करेंगे बांग्लादेश की। तो भाई आपको पता है बांग्लादेश कब बना भाई, 1971 में बनकर बाहर आया पाकिस्तान से और भारत की मदद से, ठीक है। मतलब भारत ने ही पाकिस्तान को आजाद किया था। चलिए जरा डेप्थ में बात करते हैं 1971 की वॉर को। कह रहा है भारत की आजादी के बाद 2 क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। याद करो, मैं आपको मैप दिखाया था, एक था उसका पूर्वी साइड और एक था पश्चिमी साइड। जो पूर्वी साइड था ना उसमें क्या था, वही आगे चलकर पाकिस्तान के रूप में बदला। ये जो आप देख रहे हो पूरा साइड है, ठीक है। कह रहा है 2 क्षेत्र अलग होने के कारण 2 अलग अलग क्षेत्रों में भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया। इसमें एक पूर्वी क्षेत्र था, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भारत में ना 2 क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक थी, इसीलिए उन दोनों क्षेत्रों को अलग कर दिया भारत से और बनाया गया पाकिस्तान। तो एक बना पूर्वी पाकिस्तान, एक बना पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान आगे चल गया, बना बांग्लादेश में बदलाव हुआ इसका, ठीक है। क्लियर। कह रहा है यह पूरी पाकिस्तान ही 1971 में बांग्लादेश बना, बताया मैंने आपको। चलिए अच्छा, बात करें समस्याओं की इसके ऊपर, तो आइए जरा बात करते हैं कि कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थी। तो पहला है, जो पूरी पाकिस्तान थी ना वो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे और यहाँ पर आज़ादी के बाद पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार, मतलब सरकार क्या थी, पश्चिमी पाकिस्तान में थी और ये पूर्व को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर उर्दू भाषा लादने की कोशिश की और जिसका क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान ने विरोध किया। तो सीधी सी बात है भाई, कहीं के लोग क्या करें, अगर कोई भाषा बोलते आ रहे हैं और अचानक से उन पर कोई नई भाषा लाद दे तो उसका विरोध तो होगा ही। यही हुआ कि पूर्वी लोग थे बंगाली बोलते थे और पश्चिमी के लोगों ने
आजादी के बाद इन पर उर्दू लाद दिया, जिसका इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर विरोध कर लिया। बात करें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली संस्कृति के ऊपर हो रहे बुरे व्यवहार का विरोध किया। अब जो भाई अब ईस्ट साइड में था, यानी पूर्व साइड में था, वो क्या थे, उसमें बंगाली लोग रहते थे, ठीक है, और इनका ना इनकी संस्कृति का मजाक उड़ाया था, इनके साथ बुरा व्यवहार किया था, ठीक है। तो इस कारण का क्या विरोध किया, ठीक है, किसने, पूर्वी पाकिस्तान ने, किसके खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। आगे बात कर दें, कह रहा पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन होने लगे, ठीक है, और इन आंदोलनों को नेतृत्व किसने किया भाई, यहां ध्यान रखना, इस बंदे का नाम याद रखना, ठीक है, किसने, शेख मुजीर रहमान, शेख मुजीर रहमान ने किया, ठीक है। और 1970 में हुए चुनाव में शेख मुजीर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में सभी सीटें जीत ली। क्या की भाई, सभी सीटें जीत ली। पर हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट आया, पर पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा इसके मान्य नहीं दिया गया और उनको मतलब मौका नहीं दिया गया बनने का, ठीक है, कुर्सी संभालने का मतलब मौका नहीं दिया गया, और कहा कि भाई ये चुनाव क्या है, इनवैलिड है, मतलब इसे अवैध कर दिया गया, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए याहिया खान थे उस समय पाकिस्तान के पीएम, ने सेना भेजकर, जिसमें हजारों आंदोलनकारी पाकिस्तानी सेना के हाथों से मारे गए। मतलब उसमें क्या था भाई, पाकिस्तान ने लिटरली कई लाख लोगों को मार दिया, कई लाख महिलाओं का रेप कर दिया। मतलब ये जो युद्ध था ना, ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस युद्ध था, मतलब खतरनाक युद्ध था। अगर इसके बारे में आप जानोगे तो चलेगा पता कि पाकिस्तान ने कैसी क्रूरता दिखाई, अपने ही लोगों पर लाखों लोगों को मार दिया गया, लाखों महिलाओं के हाथ रेप किया। मतलब काफ़ी दर्दनाक ये युद्ध था 1971 का। और फिर जो उस समय कहो तो पूर्वी पाकिस्तान था, उसने क्या किया, भारत से मदद मांगी, ठीक है। क्यों मांगी मदद और भारत ने क्यों मदद की, इसके कारण के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे हम। आइए बात करते हैं। कह रहा है कि देश में ऐसी स्थिति होने के मतलब क्या हो रहा था, लगातार पश्चिमी पाकिस्तान क्या कर रहा था, पूर्वी पर अत्याचार कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, कारण जो लाखों जो पूर्वी पाकिस्तानी मतलब जो पूर्व साइड में रहते थे, यानी बंगाली कहो उनको, या आप एक तरह से समझने के लिए आप कह सकते हो बांग्लादेशी थे, जो आज़ाद तो खैर थे नहीं उस टाइम, तो बांग्लादेशी कहना सही नहीं होगा। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो भाग भाग कर कहाँ आ रहे थे, भारत आ रहे थे। कह रहे देश में ऐसी स्थिति होने की वजह से हजारों लोग भागकर भारत आने लगे, और यह सब देखते हुए भारत को पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग का समर्थन करना पड़ा और शुरू कर दिया। और पूर्वी पाकिस्तान की आर्थिक एवं सैन्य मदद की, मतलब उसको पैसा भी दिया, खाने पीने की चीज़ें भी दी, और क्या कि उनको सैन्य सहायता भी दी। किसने दी, भारत ने दी। और इस मदद की वजह से पश्चिम पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसे हम इंडो पाक वॉर 1971 में जानते हैं, के नाम से जानते हैं। और इसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, और इसी युद्ध को वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉर्ड भी है इसका कि 91,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने क्या सरेंडर किया था। आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई वॉर नहीं हुई जिसमें इतने अधिक सैनिकों ने सरेंडर किया हो, तो ये एक रिकॉर्ड भी है, ठीक है। और इस युद्ध में भारत जीता और पूर्व पाकिस्तान आज़ाद हो गया और एक नया देश बना। क्या बना, बांग्लादेश। तो अब आप लोगों को थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे दूं। अच्छा भाई, शुरुआत में 1947 में भारत में क्या थे भाई, आज़ादी के समय 2 क्षेत्रों में मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो क्या किया गया, उन दोनों पार्ट्स को भारत से अलग कर दिया गया और बनाया गया पाकिस्तान। क्योंकि एक पार्ट पश्चिम में था, एक पार्ट पूर्व में था, तो नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। क्लियर है। अच्छा, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे क्या किया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्यों किया भाई, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे क्या थे, बंगाली बोलते थे, और ये लोग क्या करते थे, उर्दू बोलते थे। इन्होंने अपनी उर्दू लाद दी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, जिसका विरोध शुरू हुआ। और इसके विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान का क्या अपनी सेना भेजी और लाखों लोगों को मारा गया, जिससे और क्या हुआ, वहाँ के लोग भाग भाग के भारत आने लगे। फिर भारत ने क्या किया, उनकी आज़ादी की मांग की, और जिससे क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ी जीत हासिल की पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को धूल चटा दिया, ठीक है। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आज़ादी के बाद क्या हुआ भैया, जरा आप देखेंगे। कह रहा है आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने क्या किया भाई, अपना
संविधान बनाया। क्या किया भाई? अपना संविधान बनाया और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद की घोषणा कर दी। किसी कर दी भाई? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवाद देश की घोषणा कर दी। ठीक है, चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मामला बिगड़ा। 1975 में शेख मुजीब रहमान ने संविधान में परिवर्तन किया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली। मतलब उसमें एक ही बंदा रूल करेगा। ठीक है, पूरे कंट्रोल करेगा। शेख मुजीब रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टी को खत्म कर दिया। मतलब एक ही पार्टी रहेगी और एक ही बंदा रूल करेगा, बाकी सारी पार्टियों का क्या खत्म कर दिया। और इस वजह से देश में तनाव बढ़ा और सेना ने क्या कर दी भाई? बगावत कर दी और शेख मुजीब रहमान क्या हुए भाई? सेना के हाथों मारे गए और बांग्लादेश में सैन्य शासन आ गया। और इसके बाद जियाउर रहमान, ठीक है, ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की गई, पर इसी बीच इनकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है, जियाउर रहमान के बाद फिर से एच एम इरशाद के नेतृत्व में सैन्य शासन आ गया और बाद में छात्रों द्वारा इसके विरोध किया गया और 1990 में सैन्य शासन खत्म कर दिया गया। और यहाँ भी क्या हुई भाई? इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1991 के बाद बांग्लादेश में क्या है? अब तक लोकतंत्र ही है। ठीक है, बात करें नेपाल की, तो आइए जरा बात करें भाई नेपाल देश की। ठीक है, चलिए भाई। कह रहा है इतिहास में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और लंबे समय तक यहाँ पे भाई क्या था? संवैधानिक राजतंत्र रहा। और इसी दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टी और जनता लोकतंत्र की मांग करते रहे और आंदोलन करते रहे। लेकिन राजा ने क्या किया? इन आंदोलनों को सेना के इस्तेमाल से दबाने की कोशिश की और नेपाल की जनता अपनी कोशिशें जारी रखी। और 1990 में राजा ने क्या किया भाई? लोकतंत्र की बात मान ली। अच्छा, कैसे मानी? संवैधानिक लोकतंत्र, जिसमें राजा भी रहेगा और संविधान भी बनाया जाएगा और उसके हिसाब से उद्देश्य चलेगा। कह रहा 1990 में नेपाल और माओवादियों का प्रभाव पड़ा और सेना के बीच में क्या संघर्ष शुरू हो गया? किसके बीच में? माओवादी और सेना के बीच में। माओवादी और राजा की सेना के बीच संघर्ष होने लगा और इसी संघर्ष में लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे लोग भी शामिल हो गए। मतलब जो लोग लोकतंत्र की डिमांड कर रहे थे वो लोग भी क्या हुए? अपना संघर्ष जारी रखा। और इस तरह नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। मतलब माओवादी, वो जनता जो लोकतंत्र चाह रही थी, और राजा। यह संघर्ष लंबे समय तक चला और 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग कर दिया गया और सरकार को गिरा दिया गया। और इसके विरोध में फिर से आंदोलन हुए और इस बार सरकार को झुकना पड़ा। 2006 से यहां पर क्या है? लोकतंत्र सरकार है। ठीक है, मतलब जब इन्होंने क्या राजा ने कि भाई संसद को भंग कर दिया तो लोग भड़क गए और इसके बाद राजा के खिलाफ ढेर सारे संघर्ष हुए और जहां राजा को अपनी हार माननी पड़ी और 2006 में लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी और तब से लेकर यहाँ पे अब तक क्या है? लोकतंत्र ही है। ठीक है, बात आप लोग समझ गए। और नेपाल अपने संविधान का निर्माण पहले ही कर चुका है। बात करें जरा श्रीलंका की, तो भाई श्रीलंका में बात करें, कह रहा 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद यहाँ लोकतंत्र कायम हो गया। और श्रीलंका की मुख्य समस्या यहाँ पर जातीय विवाद है। क्या भाई? जातीय विवाद है। यहाँ पे दो मेन जाति हैं। ठीक है, एक है तमिल, भारत से जाकर श्रीलंका में बसे लोग, और दूसरा है सिंगली, ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं। इन्हीं दोनों के बीच में काफी तरह युद्ध होता रहा है, समय समय पर संघर्ष होते रहे हैं, जिससे श्रीलंका में एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। ठीक है, बात करें केरला, श्रीलंका के मूल निवासी यानी सिंगली यह मानते हैं कि श्रीलंका पर उनका अधिकार है और तमिलों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। और इस सोच की वजह से तमिलों को श्रीलंका की राजनीति में बराबर का हिस्सा नहीं मिला और जिस वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इन सब समस्याओं और भेदभाव की वजह से तमिलों ने LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम नाम से अपना एक संगठन बनाया और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आक्रामक और हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्लियर? अच्छा भाई, क्या मांग क्या थी इनकी LTTE की? कह रहा LTTE ने कहा कि श्रीलंका
कि एक क्षेत्र को अलग देश बना दिया जाए और वर्तमान में LTT और इनके समर्थकों का सफाया कर दिया है, ठीक है, कोई है नहीं। और श्रीलंका को तमिल समान अधिकार की मांग कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ के जो तमिल हैं क्या कर रहे हैं भाई, समान अधिकार की मांग कर रहे हैं और बीच बीच में इसमें झड़प होती रहती है। अच्छा क्या कि भाई जो भारत के तमिल थे, भारत सरकार पर दबाव बनाया कि भाई श्रीलंका में तमिलों की स्थिति को सुधारने के लिए श्रीलंका सरकार से बात करने की अपील भी की और भारत ने क्या किया भाई, बात भी की। चलिए कह रहे भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से बात करने की कोशिश की और 1987 में स्थितियों को सुधारने के लिए शांति सेना भेज दिया था ना आपको, यही वही है, ठीक है, जो UN की सेना है, ठीक है, शांति सेना, ठीक है, पीस आर्मी बोलते हैं, भेजा गया। और यह शांति सेना LTT के साथ संघर्ष में फंस गई और श्रीलंका के लोगों ने इस सेना का क्या विरोध किया। क्यों किया? कि वो लोग मानते थे कि भाई ये हमारे निजी मामलों में दखल दे रहे हैं, ठीक है। तो परिणाम क्या भाई, भारत ने अपनी सेना क्या की, वापस बुला ली। कह रहा 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया और शांति स्थापित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। बात कर रहे भाई श्रीलंका में क्या था, गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी, लेकिन गृह युद्ध के बावजूद भी श्रीलंका ने तेज गति से विकास किया और जनसंख्या नियंत्रण के मामले में श्रीलंका सबसे सफल रहा, ठीक है। और कह रहा है दक्षिण एशिया में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब बात करेंगे मालदीव की। अच्छा भाई क्या आप लोग कभी घूमने गए हो मालदीव? चलो उम्मीद करता हूं अभी नहीं गए होगे, लेकिन भविष्य में जाओगे, बहुत अच्छी जगह भाई घूमने के लिए, ठीक है। चलो कह रहा 1965 तक मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन था। अच्छा 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन यह एक सल्तनत बन गया। मैंने आपको बताया था पीछे सल्तनत होता क्या है। चलिए कह रहा 1968 में इस राजशाही को भी खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई जो आज तक कायम है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करेंगे भूटान की। अच्छा भाई भूटान ने क्या किया, अपना संविधान 2008 में लागू किया और तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र है। बताया राजा भी है, संविधान भी है, ठीक है। और भूटान एक बहुत अच्छा और प्यारा देश है भाई घूमने के लिए और एक शांति संदेश भी है। चलिए अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान। तो भैया भारत और पाकिस्तान के बीच क्या अब तक में 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला है 1947 का कश्मीर विवाद, दूसरा है 1965 का नदी और जल के बंटवारे को लेके, ठीक है, और 1971 में बांग्लादेश और 1990 में कारगिल युद्ध। इन चारों के बारे में हम पीछे कहीं ना कहीं देखते हुए आए हैं, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं। अच्छा संघर्ष के कारण क्या रहे, जो लड़ाइयां हुई हैं, जो संघर्ष हुए, कारण क्या रहे इसके जरा। पहला है कश्मीर विवाद, दूसरा है सीमा विवाद, तीसरा है पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन। क्या करता है भाई पाकिस्तान, आतंकवाद को समर्थन करता है। भारत के खिलाफ हुए आतंकी हमलों को भी ज्यादातर जो मिलते हैं, पकड़े आते हैं, वो कहां से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा देना, मतलब कि भाई अलग करने वाली नीति है इनकी, ठीक है। और नदी जल बंटवारा, ठीक है। पाकिस्तान क्या कहता है भाई कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी ना अलगाववादी नीति है, ठीक है, जिससे भारत को कमजोर करने की कोशिश करें। लेकिन भारत क्या है, एक है और भारत अलग कभी नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई भी अलग से कर नहीं सकता। पाकिस्तान तो बच्चा है, ठीक है। अब बात हम करेंगे बांग्लादेश और भारत की। तो जरा बात करते हैं, कह रहे हजारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना, ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जल का बंटवारा को लेकर हमारे और बांग्लादेश में क्या है, विवाद चलता रहता है। कह रहे बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करना, मतलब वहां पे जो प्राकृतिक गैस मिलते हैं ये भारत को नहीं बेचता है, ठीक है। और बांग्लादेश के द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करना, मतलब जो मुस्लिम जमात हैं, मतलब ग्रुप हैं जो भारत का विरोध करते हैं, उनका यह क्या करता है, समर्थन करता है, ठीक है। सामने से तो नहीं, अंडरग्राउंड तौर पे। कहते हैं भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता नहीं देना। देखो भाई पूर्व में जाने के लिए क्या होता है, बांग्लादेश से रास्ता निकलता है, ठीक है, जो पास पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, सैनिकों के लिए, लेकिन वहां से जाने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। तो ये तो हमारे संघर्ष चल रहे हैं, इनके साथ में कुछ सहयोग भी है,
कौन सा सहयोग है जरा कह रहा है अच्छे आर्थिक संबंध है, ठीक है, और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग होता है हमारा और उसका। और बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है, बताया था मैंने पीछे पूर्व चलो नीति क्या है, मतलब पूर्व के देशों के साथ संबंध अच्छे करना, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो भारत और नेपाल की अगर बात कर लेते हैं तो पहले हम बात करेंगे संघर्ष की कि भाई भारत और नेपाल के बीच में क्या क्या संघर्ष हैं। इतिहास में व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में मतभेद रहा है। भारत की चिंता चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी है, मतलब चीन का क्या है, नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, अगर ऐसा होगा तो भारत के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थक जो भारत अपने लिए खतरा मानता है, जो माओवादी हैं जो नेपाल में बढ़ रहे हैं, ये भारत के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि अभी नेपाल के साथ में क्या है, अच्छे संबंध हैं हमारे, और अगर ये माओवादी कब्जा कर लेते हैं तो फिर हमारे संबंध खराब हो जाएंगे और भारत को बहुत समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है नेपाल चीन के साथ जाके मिल जाए, जिससे भारत को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई ना किए जाने से भारत क्या है, नाखुश है, ठीक है, और नेपाल को लगता है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है, ठीक है, ये बुड़बक है भाई, ठीक है। चलो सहयोग कह रहा है विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग है हमारा उसका, ठीक है, मतलब नेपाल का। दोनों ही देशों के बीच मुक्त आगमन का समझौता है, मतलब आप फ्री में जा सकते हो यहाँ पे बिना किसी पासपोर्ट वीजा के, कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत और नेपाल में आ जा सकता है, और भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है, ठीक है। तो भाई आजकल बता दूं आप लोग को कि जो भारत के लोग हैं नेपाल में जाते हैं पेट्रोल भरवाने। अभी कुछ टाइम क्या होता है, पेट्रोल महंगा हो गया था, 105 रुपये के आसपास हो गया था, तो जो भारत और जो नेपाल के बॉर्डर पर जो लोग रहते थे, मेरा एक फ्रेंड था वहीं रहता था, तो मैंने फ़ोन किया तो मैंने पूछा भाई कहाँ है, तो कह रहा नेपाल में हूँ। मैं ये बात भूल जाता कि बॉर्डर पर रहता है, तो उसने कहा कि भाई नेपाल में, भाई क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, कहा भाई पेट्रोल भरवाने आया हूँ। तो वहाँ पे क्या था, पेट्रोल सस्ता था, तो भारत और नेपाल के काफ़ी अच्छे संबंध है, और यहाँ के लोग बड़े आराम से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ के लोग बड़े आराम से यहाँ आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। चलिए बात करेंगे श्रीलंका की, तो भाई संघर्ष क्या है, तमिलों की स्थिति सुधारने के लिए, ठीक है, और 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना ने श्रीलंका ने अंदरूनी मामले में अपना क्या किया, हस्तक्षेप समझा और उसे वापस कर दिया, जिससे ये एक संघर्ष है भारत और श्रीलंका के बीच में। बात करें सहयोग की तो दोनों ही देश बीच में क्या है, मुक्त व्यापार है, यानी फ्री ट्रेड है, और श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत द्वारा मदद भी की गई थी। तो भाई भारत क्या करता है, समय समय पर श्रीलंका की मदद करता रहता है। अभी भी हाल फिलहाल में क्या था, जब श्रीलंका में क्राइसिस आए थे तो भारत ने क्या किया था, बहुत सारा सामान और पैसा, कई मिलियन डॉलर्स भेजे थे श्रीलंका की हेल्प के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भूटान के साथ। भाई कह रहा है भारत और भूटान, कह रहा है भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहां से भगा दिया, जिससे भारत को मदद मिली, ठीक है। कह रहा है भारत और भूटान में पन बिजली जैसी परियोजनाएं में मदद कर रहा है। अच्छा भाई पन बिजली क्या होता है, तो पानी से जो बिजली बनती है ना उसे क्या बोलते हैं, पन बिजली बोलते हैं, ठीक है, समझे बात को, क्लियर। चलिए कह रहा है भारत भूटान के विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देता है, मतलब काफी हेल्प करता है भारत, किसकी, भूटान की, किसके लिए भाई, उसके विकास के लिए, ठीक है, क्लियर। अगला है मालदीव। अच्छा भाई कह रहा है 1988 में श्रीलंका में आए कुछ सैनिक, भाई श्रीलंका से आए कुछ सैनिक ने क्या किया, मालदीव पर हमला कर दिया, ठीक है। तो और उससे क्या हुआ, मालदीव ने फिर भारत से मदद मांगी, और मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद की और शांति स्थापित की, और मालदीव के आर्थिक विकास में मदद करता है भारत, ठीक है। और वहां पे क्या है भाई, जो पर्यटन और मत्स्य उद्योग, मत्स्य मतलब मछलियों से संबंधित उद्योग है यहाँ पे, ठीक है। मालदीव अपने पर्यटन और मत्स्य उद्योग का भारत का द्वारा समर्थन, मतलब भारत क्या करता है, इनमें समर्थन करता है, इनकी हेल्प करता है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत से बहुत सारे पर्यटन मालदीव जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, आजकल ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा मैंने कहा था इसमें हम एक बात करेंगे शार्क की, यानी शार्क का मतलब क्या होता है भाई,
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। चलिए जरा बात करते हैं इसकी। तो कह रहा है दक्षिण एशिया देशों के सहयोग कायम करने के लिए एक दक्षेश को बनाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अच्छा भाई, स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। और सदस्य कौन देश है भाई? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सब क्या है? और अफगानिस्तान कब शामिल हुआ भाई? 2007 में शामिल हुआ था। ये सब क्या है? इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग कायम करना और मुक्त व्यापार, जिसे फ्री ट्रेड बोलते हैं। पर दक्षेश सफल नहीं रहा। अच्छा भाई, क्यों नहीं हो सका? कारण क्या था? तो भाई इसके जो मेन कारण है क्या है कि एक तो देशों के बीच में क्या हो, आपस में मतभेद हैं, कुछ सुरक्षा के मुद्दों पे लेके या कुछ आर्थिक मुद्दों को लेके, इसीलिए हो नहीं पा रहा है। और ये बात व्यापार की, तो जो छोटी देश हैं उनको लगता है कि भारत जैसे बड़े देश उनके मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए वो फ्री ट्रेड को अलाउ ही नहीं करते। लेकिन कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड है, बताया मैंने आपको, जिसमें से क्या आता है, श्रीलंका भी एक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है साफ्टा। साफ्टा क्या है भाई? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अच्छा, इनमें कब लागू हुआ था? 2006 में। अच्छा, बात करेंगे इसके उद्देश्य की, तो क्या था कि दक्षिण एशिया देशों के आपसी व्यापार के बीच में लगने वाले सीमा शुल्क को खत्म करना। बताया आपको ना, हर देश क्या करता है, अपने यहाँ व्यापार करने के लिए बाहर से देशों से एक टैक्स लेता है। ठीक है, क्लियर? तो वही होता है सीमा शुल्क, मतलब सीमा के अंदर एंटर करने का टैक्स लेते हैं। अच्छा, स्थिति क्या है? यह भी असफल रहा। बताया मैंने आपको क्यों? क्योंकि छोटे देश मानते हैं कि इस समझौते द्वारा भारत उनके बाजार का फायदा उठाना चाहता है। ठीक है, और भारत का नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड चलता है। किसके साथ भाई? नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ। ठीक है, इन तीन के साथ हमारा फ्री ट्रेड चलता है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए मेरा दोस्त पेट्रोल भरवा था, समझे, वरना पेट्रोल पर उससे डबल टैक्स लगता है उसके ऊपर। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा साफ्टा। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर होता है एंड, जिसमें हमने लगभग 7 से 8 देशों की बात की, भारत के साथ संबंध कैसे हैं इसके बारे में बात की। ठीक है, वो बने कैसे इनकी बात की, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सेना शासन है, इनकी बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए जाते थे, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो।